सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल वीडियोस पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 9 का पार्ट 4 और ये चैप्टर 9 का लास्ट पार्ट है। चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें कोटा शैली, उसकी स्थिति। कोटा राज्य का विकास हाड़ौती राज्य की एक उपशाखा के रूप में हुआ था। चंबल नदी के पूर्वी तट पर बसा कोटा वर्तमान में राजस्थान का एक प्रमुख औद्योगिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक शहर है। यह राजस्थान की राजधानी जयपुर से 240 किलोमीटर तथा बूंदी से 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंबल गार्डन, सेवन वंडर्स पार्क, जग मंदिर, गढ़ पैलेस, महाराजा माधो सिंह संग्रहालय, कोटा गवर्नमेंट म्यूजियम, ब्रजराज भवन पैलेस, हैंगिंग रॉक फाउंटेन आदि यहाँ के प्रमुख आकर्षक हैं। कोटा डोरिया साड़ियाँ तथा कोटा स्टोन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। कोटा शैली की खोज। कोटा शैली 1952 ई तक अज्ञात थी। इस शैली का पता तब चला जब कर्नल T.G. गेयर ने अपना निजी संग्रह विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन को भेंट किया। उस संग्रह से कुछ चित्र बूंदी से बिल्कुल भिन्न तर्ज में पाए गए। तभी की खोजों के परिमाण के आधार पर यह माना गया है कि बूंदी शैली के अनुकरण पर कोटा चित्रकला का आरंभ 17वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में हुआ है। आज इस शैली के चित्रों का सर्वोच्च संग्रहालय भी विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में ही है। आगे बढ़ते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा कला संरक्षण। 1624 ई के पहले कोटा हाड़ौती राज्य के अंतर्गत था, जिसकी राजधानी बूंदी थी। बूंदी राज्य के नरेश राव रतन के तृतीय पुत्र माधो सिंह हाड़ा ने 1624 से 48 ई की वीरता और दूरदर्शिता से प्रसन्न होकर शाहजहाँ ने हाड़ौती क्षेत्र के 360 गांवों को उन्हें जागीर के रूप में दे दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप ही 1631 ई में कोटा के स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। सरदार कोटिया भील के नाम पर इसका नाम कोटा पड़ा। राव मधु सिंह के बाद उनके पुत्र राव मुकुंद सिंह 1648 से 1658 ई कोटा की गद्दी पर बैठे। इन दोनों ने हाड़ा राजपूतों के परंपरागत कलाभिरुचि का निर्वहन किया तथा अपने नवीन राज्य में कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया, किंतु इनके समय की चित्रकला पर बूंदी कलम का ही पूर्ण प्रभाव रहा। कोटा शैली को स्वतंत्र अस्तित्व देने का श्रेय राजा राम सिंह 1687 से 1707 ई को है। राजा राम सिंह के साहसिक एवं शौर्यशाली व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने वाली सुंदर चित्र कोटा महल की दीवार पर आज भी देखने को मिलते हैं। ये रहा चित्र 76 कोटा शैली में रानी वधुमती चीते का शिकार करती हुई। इसका समय काल है 1760 से 70 ई। कागज पर टेम्परा जो संग्रह है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। राम सिंह के संरक्षण के रुक्मणी हरण के कथानक का चित्रण हुआ। उनके समय के कुछ चित्र इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में सुरक्षित हैं। इनके अलावा इस समय का एक अन्य चित्र राग भैरव 1680 से 1700 ई वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित है। राव भीम सिंह 1707 से 20 ई बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। अंत इस समय कोटा में बल्लभ संप्रदाय का विशेष प्रभाव रहा। कोटा में मथुरेश जी का स्वरूप पधार चुका था और श्रीनाथ जी की मूर्ति मेवाड़ से पूर्व कोटा में भी आई थी। अंत इसी से कोटा बल्लभों का मुख्य केंद्र बन गया। राम भीम सिंह ने 12 में सांवला जी के मंदिर बनवाकर अपने सर्वशस्त्र को उन्हीं के चरणों में निछावर कर दिया और कोटा का नाम नंदग्राम रख दिया तथा स्वयं का नाम कृष्णदास रख लिया। अंत इस समय के चित्रों में कृष्ण विषयक अनेक चित्र मिले हैं। यह चित्र परंपरा राव अर्जुन सिंह 1720 से 24 ई के समय भी चलती रही। कोटा राज्य के संग्रहालय में उनके समय में अनेक चित्र उपलब्ध होते थे। अर्जुन सिंह के पश्चात उनके उत्तराधिकारी राज दुर्जन साल 1724 से 47 ई हुई। उन्हें चित्रकला से बड़ा प्रेम था। इनके समय में राधा कृष्ण व हाथियों की लड़ाई के प्रसिद्ध चित्र बने। उनके बाद अजीत सिंह 1756 से 59 एवं राव छत्रसाल 1749 से 66 शासक हुए। राव छत्रपाल के समय कोटा चित्र शैली की अपनी निजी पहचान उभर कर आई। इस समय के प्रमुख चित्रकारों लक्ष्मी राम, रघुनाथ, गोविंद राम तथा नूर मोहम्मद आदि ने चित्रकारी के आदित्य नमूने प्रस्तुत किए।
इस समय के गजेंद्र मोक्ष 1750 ई, कोटा के राजा महाराव दुर्जनशाला की शोभा यात्रा 1750 ई, नायका के 16 सिंगार 1750 से 60 ई, राधा और कृष्ण श्रावण मास में वर्षा ऋतु का स्वागत करते हुए 1750 आदि चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। पुत्रहीन एवं 17 साल के बाद उनके भाई गुमान सिंह 1766 से 1771 कोटा की गद्दी पर बैठे। गुमान सिंह ने चित्रकला को विशेष संरक्षण दिया। उनके कार्यकाल में रागमाला के 240 लघु चित्रों का संपूर्ण सेट तैयार हुआ। डालूराम द्वारा 1768 ई में तैयार यह सेट वर्तमान में सरस्वती भंडार उदयपुर के संग्रह में है। उनके युग में निर्मित गृहिणी नायिका 1770 ई, रानी मधुमती चीते का शिकार करती हुई 1670 ई, चित्र 76, योद्धा अपनी रूठी नायिका को मनाते हुए 1770 ई, तथा राग मेघ की रागनी मधुमाधवी 1700 से 70 ई आदि चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। कोटा शैली को मौलिकता से ओतप्रोत करने में महान कला प्रेमी शासक राजा उमेश सिंह 1771 से 1820 ई ने अप्रतिष्ठित योगदान दिया। राजा उमेश सिंह के काल में ही कोटा शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। उमेश सिंह के पिता गुमान सिंह की जब 1827 ई में मृत्यु हुई तो वह मात्र 10 वर्ष के थे। अंत कोटा राज्य के प्रधानमंत्री जालिम सिंह झाला के संरक्षण में उन्होंने राजगद्दी संभाली। झाला स्वयं चित्रकला के प्रेमी थे। इस काल में हेमराज जोशी, कुमानी राम आदि चित्रकारों ने बड़ी कुशलता से कार्य किया। ये जो चित्र है, ये चित्र 77 है। कोटा शैली में रात्रि में महाराजा उमेश सिंह चीते का शिकार करते हुए, जिसका समय काल है 1790 से, जो कागज पर टेम्परा है। संग्रह कहाँ है? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, लंदन। उमेश सिंह को घुड़सवारी व आर्चरी का बड़ा शौक था। वे कोटा झालावाड़ मार्ग पर स्थित सघन वनों में शेर, सूअर आदि का शिकार करने जाया करते थे। उनके समय के चित्रकारों ने उनकी रुचि के अनुसार शिकार के चित्रों की भरमार कर दी। इस समय के राजमहल की भित्तियों पर भी शिकार के अनेक सुंदर चित्र कोटा की ठेठ शैली में बने हैं। उमेश सिंह के आर्चरी का एक चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, लंदन में सुरक्षित है, जिस पर 1771 ई की तिथि अंकित है। एक चित्र टाइगर हंट है जो 1780 ई का है, जिसमें 2 चीते एक जंगली भैंसे को अपना शिकार बना रहे हैं। 1780 ई का ही एक दूसरा चित्र हंटिंग द वाइल्ड बोर है। इसके अलावा जंगल में चीता 1800 ईसा शीर्षक चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में तथा रात्रि में उमेश सिंह चीते का शिकार करते हुए 1790 ईसा चित्र 77 वर्तमान में विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम, लंदन में सुरक्षित है। उमेश सिंह के पश्चात राजा किशोर सिंह 1721 से 29 ई गद्दी पर बैठे, लेकिन झाला मदन सिंह के आशयोग से उन्हें भारी विपत्ति उठानी पड़ी। 19वीं सदी के प्रारंभ में बल्लभोत्सव, चंद्रिका व पंचमेल ग्रंथों के विषय वस्तु पर अनेक चित्र बने। किशोर सिंह के उत्तराधिकारी राम सिंह 1829 से 1867 के समय में जयपुरी व कंपनी चित्रों का प्रभाव आने लगा था, जो छत्र सिंह के समय में और अधिक उजागर हो गया था। कोटा शैली के विषयक। कोटा शैली के विषयों में सार्वजनिक शिकार के दृश्य के हैं, जिनमें कलाकारों ने दुर्गम वनों के अद्भुत दृश्यों को चित्रित किया है। शिकार के दृश्यों में नाना प्रकार के पशुओं का चित्रण है। कोटा शैली ने बारहमासा के चित्रण में विशिष्टता हासिल की है। इसके अलावा कोटा के कलाकारों में रागमाला, भागवत पुराण, कृष्णलीला, दरबारी दृश्य, जुलूस, उत्सव, व्यक्ति चित्र आदि का भी चित्रण किया है। कोटा के भित्ति चित्र। कोटा के उत्कृष्ट भित्ति चित्र झाला जी की हवेली, राजमहल तथा देवता की हवेली में देखने को मिलते हैं। कोटा महाराज उमेश सिंह के तत्कालीन राजगुरु देवता श्रीलाल जी ने 1755 ई में अपनी हवेली में सुंदर भित्ति चित्रों को बनवाया है। वह हवेली चंबल नदी के तट पर कोटागढ़ के पास राधा विलास गली में है। फिर हम पढ़ते हैं कोटा शैली के चित्रकार। कोटा शैली के प्रमुख चित्रकारों में गोविंद, गुमानी राम, हेमराज जोशी, रघुनाथ, लक्ष्मी नारायण आदि थे। कोटा शैली की विशेषताएं। कोटा शैली पर बूंदी शैली का अत्यधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि दोनों क्षेत्र बहुत समय तक एक ही रहे हैं और बाद में भी एक दूसरे के पड़ोसी या सहयोगी रहे।
इन दोनों की सांस्कृतिक एवं कलात्मक परंपराएं भी प्राय एक सी ही रही हैं, परंतु फिर भी बूंदी शैली से कई विभिन्नताएं प्राप्त होती हैं। पहला है मानव आकृतियाँ। कोटा शैली की मानव कृतियाँ अत्यंत सुंदर, पुष्ट एवं गठीली, सुडौल हैं। नारी आकृतियों में गोल दीप्ति युक्त चेहरे, उन्नत ललाट, खंजनाकृत या कमलकोश अथवा बादामी आंखें, नुकीली नासिका, पतली कमर, उन्नत रोज, कपोल खिले हुए बनाए गए हैं। नारी आकृतियों का कद अपेक्षाकृत छोटा किंतु उत्साह का एवं उमंग से भरपूर सुंदर वस्त्राभूषण से सुसज्जित दिखाया गया है। नारियां घाघरा व सिर पर ओढ़नी डाले हुए चित्रित की गई हैं। नारियों की तुलना में पुरुषाकृति भारी, मार्शल देह युक्त, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछें, उन्नत भौहें, तलवार कटार आदि हथियारों से युक्त शौर्यपूर्ण बनाई गई हैं। पुरुष आकृतियों को अधिकतर पगड़ी, अंगरखा एवं सकरा पटका तथा मोतियों से जड़े आभूषण पहनाए बनाया गया है। दूसरा है रंग। कोटा शैली में हरे, पीले, नीले आदि रंगों का प्रयोग अधिकता से हुआ है। तीसरा है हशिये। कोटा शैली में हशिये प्राय लाल रंग के से बनाए गए हैं, लेकिन कहीं कहीं नीले रंग के भी हशिये दिखाई देते हैं। मुख्य चित्र के चारों ओर एक हरे रंग की रेखा खत बनाई गई है। चौथा है प्रकृति की रमणीय छटा। चूँकि कोटा शैली में आक्रेट संबंधी दृश्यों की बहुलता है, इसलिए प्रकृति की रमणीय छटा का उन्मुक्त चित्रण यहाँ दिखाई देता है। कलाकारों ने दुर्गम वनों के अद्भुत दृश्यों को कल्पना का सहारा लेते हुए चित्रित किया है। फिफ्थ है पशु चित्रण। पशु चित्रण में कोटा शैली के कलाकारों को जो महान महारत हासिल है, ऐसा राजस्थान की किसी अन्य शैली में नहीं मिलता है। पशुओं का अंकन बड़ा यथार्थ एवं सजीव है। प्राय शेर, चीते तथा सुअर का शिकार दृश्य में अंकन हुआ है। हाथी व घोड़े का अंकन भी उत्कृष्ट है। फिर आती है आपकी ढूंढाड़ शैली, जिसे कचवाहा शैली भी कहते हैं। प्राचीन समय में जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता था। विद्वानों का मत है कि ढूंढ नामक राक्षस के कारण इस प्रदेश का नाम ढूंढाड़ पड़ा। कुछ अन्य का कथन है कि उजड़े हुए और मरु के टीलों से युक्त होने के कारण यह प्रदेश ढूंढाड़ कहलाया। इस क्षेत्र में बहने वाली ढूंढ नदी भी इसके नामकरण का प्रमुख आधार मानी जाती है। ढूंढाड़ में कला एवं संस्कृति का उन्नयन राजस्थान के अन्य क्षेत्रों के समान ही अतुलनीय रहा। ढूंढाड़ क्षेत्र में आमेर और जयपुर कला के दो प्रमुख केंद्र हुए। ढूंढाड़ क्षेत्र के अंतर्गत पल्लवित होने के कारण इस कला शैली को ढूंढाड़ शैली तथा कचवाहा राजपूतों के संरक्षण में फैलने फूलने से इसे कचवाहा शैली के नाम से भी जाना जाता है। कचवाहा, ढूंढाड़, आमेर व जयपुर चित्र शैलियाँ एक ही परंपरा के विभिन्न घाट हैं। फिर हम पढ़ते हैं आमेर शैली या अंबर शैली। आमेर शैली कचवाहा वंश के राजाओं की अमर धरोहर है। 10वीं सदी के आसपास कचवाहा वंश या नरवर घराना के राजाओं का शासन मध्य भारत में था। राज्य विस्तार के लिए सोणदेव अपने पुत्र दुल्हराय के साथ यहाँ आए और 11वीं सदी में आमेर को अपनी राजधानी बनाया, जो लगभग 700 वर्षों तक बनी रही। फिर है अंबर या अमरावती नगरी के नाम से प्रसिद्ध आमेर अपने कलात्मक राजप्रसादों के कारण जगत विख्यात है। कला प्रेमी महाराजा सवाई जयसिंह तित्त ने जयपुर शहर बसाने से पहले यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर आमेर राजस्थानी में ही निवास करते थे। सर्वप्रथम आमेर के राजा भारमल उर्फ बिहारीमल 1548 से 74 ने मुगल दास्ता स्वीकार की और अपनी ज्येष्ठ पुत्री जोधाबाई का विवाह 1562 ई में सम्राट अकबर से कर दिया। इसी राजपूत राजकुमारी ने से सलीम बाद में जहांगीर का जन्म हुआ। इस प्रकार आमेर का मुगल दरबार से बहुत करीबी संबंध बना। उनके पुत्र व उत्तराधिकारी भगवान दास 1574 से 89 ने भी अपनी पुत्री मानवाई का विवाह 1585 ई में जहांगीर से करके मुगल दरबार से अपने संबंधों को और प्रगाढ़ किया। भगवान दास के पुत्र राजा मानसिंह 1589 से 1614 ई के समय मुगलों में कचवाहा राजवंशों के और घनिष्ठ संबंध बने। राजा मानसिंह मात्र मुगल सेनापति व कुशल प्रशासक ही नहीं, बल्कि अकबर के नौरत्नों में से एक थे। इस घनिष्ठता के फलस्वरूप आमेर की कला पर मुगलीय प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। 1591 ई का यशोधर चरित्र उन्हीं के शासनकाल में आमेर में चित्रित हुआ। उस समय के हिंदी ग्रंथ मानचरित्र या नरोत्तम कवि द्वारा रचित में आमेर के मानसिंह महल में अनेक भित्ति चित्रों के साक्ष्य का उल्लेख मिलता है। 17वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में आमेर शाहपुर मार्ग पर राजकीय शमशान स्थली में मानसिंह की छतरी में बने भित्ति चित्र, कालिया दमन, मल्लयुद्धा, राजा सेवक आदि, भाऊपुरा
भावपुरा रैनवास छतरी, मोजामाबाद के भित्ति चित्र, लड़ते हुए हाथी, बैराट की मुगल दरवाजे वाली छतरी, राजा रानी, बंसी बजाते कृष्ण, मल्ल योद्धा, स्त्रियों, शिकार आदि के चित्र, आमेर के मखदूम शाह के मकबरे में बने चित्रों के अवशेष। बिहार राज्य के पटना के बर उपखंड में बैंकुठपुर ठिकाने में गौरी शंकर महादेव मंदिर, जिसे महाराजा मानसिंह ने 1600 ई में अपनी माता जी की स्मृति में बनवाया था, में बने भित्ति चित्र आदि आमेर शैली के आरंभिक उदाहरण हैं। आमेर शैली का दूसरा महत्वपूर्ण चरण मिर्जा राजा जयसिंह है। यह जयसिंह प्रथम 1621 से 67 ई के साथ प्रारंभ होता है। उनके समय में कछवाहा शैली पर मुगल कलम का बहुत प्रभाव पड़ा। मिर्जा राजा जयसिंह की मुगल सेना प्रमुख थे। इस समय के उदाहरण में रसिक प्रिय व कृष्ण रुक्मणी वेली सचित्र ग्रंथ हैं, जिसे 1639 ई में जयसिंह ने अपनी रानी चंद्रावती के लिए चित्रित कराया था। बिहारी जैसे रीतिकालीन कवि राजा के दरबारी रत्न थे। फलस्वरूप बिहारी सतसई पर कलाकारों ने अनेक चित्र बनाए। फिर हम पढ़ते हैं जयपुर शैली। जयपुर शैली, जिसे प्रांतीय मुगल शैली भी कहा जाता है, का आरंभ महाराजा सवाई जयसिंह तित्त 1699 से 1743 ई के शासनकाल में माना जाता है। महाराजा सवाई जयसिंह तित्त ने वास्तुशिल्पी विद्याधर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में बड़े वैज्ञानिक और नियमबद्ध ढंग से 18 नवंबर 1727 ई को आमेर से 11 किलोमीटर 7 मील दूर जयपुर जैसे सुंदर शहर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया और अपनी कला प्रियता का प्रमाण दिया। जयपुर को गुलाबी शहर और भारत का पेरिस भी कहा जाता है। C.V. रमन ने इस शहर को वैभव का द्वीप कहा है। जयपुर को राजस्थान की राजधानी होने का गौरव भी प्राप्त। यूनेस्को द्वारा 6 जुलाई 2019 को जयपुर को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया गया है। महान गणितज्ञ, ज्योतिष तथा नक्षत्र शास्त्री होने के कारण उन्होंने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा तथा काशी में बौद्धशालाओं का निर्माण करवाया। जयपुर की प्रसिद्ध वेधशाला जंतर मंतर को 31 जुलाई 2010 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। सवाई राजा ने चंद्र महल, जय निवास, तालकटोरा, जल महल, सिसोदिया रानी का महल तथा सिटी पैलेस जैसे भव्य इमारतें बनवाकर जयपुर को एक नवीन आयाम दिया। यही नहीं, सवाई जयसिंह ने अपने राजचिन्हों, कोषों या रोज़मर्रा की वस्तुओं, कला का खजाना, साज सामान आदि को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए 36 कारखानों की स्थापना की, जिनमें सूरत खाना भी एक था। इस समय रसिक प्रिया, कवि प्रिया, गीत गोविंद, बारहमासा, नवरस और रागमाला चित्रों का निर्माण हुआ। इन सभी चित्रों पर मुगल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। सवाई जयसिंह के समय 1709 ई में चित्रित रागमाल काकरोली गोस्वामी जी के संग्रह में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस समय के दरबारी चित्रकारों में मोहम्मद शाह व साहिब राम प्रमुख थे। मोहम्मद शाह चितेरे ने भगवान कृष्ण संबंधित कई चित्र बनाए, जो अब विभिन्न संग्रहालयों में हैं। साहिब राम चितेरा अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। उसके द्वारा निर्मित राजा सवाई जयसिंह तित्त का एक आदमकद व्यक्ति चित्र 1725 में बना था। चित्र 78 ये रहा चित्र 78 वर्तमान में ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है। इसी समय में जयसिंह के दरबारी कवि शिवदास राय द्वारा ब्रज भाषा में लिखी गई सचित्र पांडुलिपि सरस रस ग्रंथ 1737 ई है, जिसमें कृष्ण विषयक चित्र 39 पृष्ठों पर अंकित है। सवाई जयसिंह के पश्चात उनके पुत्र सवाई ईश्वर सिंह 1743 से 50 ई, जो एक तांत्रिक के गद्दी पर बैठे। ईश्वर सिंह गुणग्राही, सरल हृदय तथा कला ममरुक थे। उन्होंने अपने निर्देशक में इर्सलाट पुराने शहर की सबसे ऊंची मीनार का निर्माण करवाया। धार्मिक साहित्यिक ग्रंथों के अलावा उन्होंने अपने अवकाश के क्षणों को चित्रित करवाया, जैसे कि हाथी की सवारी, सुअर बाघ का शिकार, हाथी के झगड़े आदि। सवाई ईश्वरी सिंह के शासनकाल में निर्मित हाथियों की लड़ाई और आक्रेट संबंधित वास्तविक चित्रों का उल्लेखनीय स्थान है। इसी समय 1700 है। ये चित्र है 79 जयपुर शैली। राम की चित्रकूट में परिजनों से भेंट। वशिष्ठ मुनि से पिता के मृत्यु समाचार के बाद मूर्छित राम। इसका समय काल है 1750 ई। कागज पर टेम्परा। चित्रकार गुमान। संग्रह कहाँ है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली।
गुमान चितेरे ने राम की चित्रकूट के परिजनों से भेंट, विशिष्ट मुनि से पिता की मृत्यु समाचार के बाद मूर्छित राम, कागज पर टेम्परा चित्र 79 नामक प्रसिद्ध चित्र का निर्माण किया, जो वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। इस चित्र में 49 मानव कृतियाँ हैं। इस समय सांगानेर में कागजों का हाथों द्वारा निर्माण होता था। ईश्वर सिंह के शौक के अनुसार चित्रकारों द्वारा कागज पर काटी गई अनेक प्रकार की वेल बूटों की जालियां आज भी सवाई मानसिंह तृतीय संग्रहालय जयपुर में देखी जा सकती हैं। इसी संग्रहालय में सुरक्षित अनेक चित्रों में सवाई ईश्वरी सिंह सवारी करते हुए तो कहीं अंकुश से हाँकते हुए दर्शाए गए हैं। साहिब राम व लाल चितेरा इस समय के प्रमुख चितेरों में से थे। साहिब राम में ने अनेक व्यक्ति चित्रों व लाल चितेरों ने पशु पक्षियों की लड़ाई से संबंधित अनेकों चित्रों को बनाया। 1743 ई का तिथि युक्त कृष्ण रुक्मणी वेली इस समय का एक अन्य सुंदर उदाहरण है। ईश्वरी सिंह के कनिष्ठ भ्राता सवाई माधो सिंह प्रथम 1750 से 67 के समय कलाकारों ने अलंकारों में रंगों को ना भरकर मोती, लाख तथा लकड़ी के मणियों को चिपकाकर मणिकट्टियम प्रवृत्ति को विकसित किया है। साहिब राम चितेरे वृद्ध होने पर भी इस समय बड़े आकार के व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट बनाता रहा। इसी समय लाल चितेरे ने चौगान में खेले शाही खेलों व शिकार के चित्रों को पूर्ववर्ती ओज के साथ चित्रित करना जारी रखा। अन्य चित्रकारों में रामजी दास और गोविंद ने परिष्कृत जयपुरी चित्रों का निर्माण प्रारंभ कर दिया। इस समय माधो निवास, सिसोदिया महल, गलता मंदिरों तथा सिटी पैलेस में अनेक सुंदर भित्ति चित्रों का निर्माण हुआ। इन चित्रों में कृष्ण लीला तथा रीतिकालीन वैभव संबंधित विषय वस्तु को प्राय मुखरित किया गया था। इस समय का एक प्रसिद्ध चित्र कृष्ण गोवर्धन पूजा के बाद ग्वालों के साथ वन को जाते हुए 1750 ई को वर्तमान में राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। माधो सिंह के पुत्र सवाई पृथ्वी सिंह 1767 से 79 के शासनकाल में हीरानंद और त्रिलोक चंद्र जैसे प्राकंड चित्रकार थे, जिन्होंने अधिकतर राजाओं के व्यक्ति चित्रों को बनाया। महाराजा पृथ्वी सिंह की अल्पायु में ही मृत्यु होने से उनके छोटे भाई सवाई प्रताप सिंह 1778 से 1803 ई में जयपुर कलम को स्वर्ण काल में पहुंचा दिया। वह स्वयं कवि होने के नाते चित्रकार का हृदय रखते थे। प्रताप सिंह व्रजनिधि उपनाम से कविता करते थे। वल्लभी अनुयायी होने के कारण उनके दरबार में कवि तथा चित्रकार का जमघट रहता था। प्रताप सिंह ने लगभग 50 कलाकारों को नियुक्त किया था। इस समय शाही छवि चित्रण और दरबारी शान शौकत को प्रदर्शित करने वाले चित्रों के अलावा कृष्ण लीला, नायक भेद, राग रागनी, ऋतुवर्ण, बड़े आकार के चित्र, व्यक्ति चित्र, गीत गोविंद, भागवत पुराण, दुर्गा सप्तशती संबंधित चित्रों का मुख्य स्थान था। इस समय साहिब राम चित्रकार का बनाया हुआ महाराणा प्रताप सिंह का आदमकद चित्र 1793 ई तथा राधा कृष्ण का नृत्य वाला चित्र विशेष प्रसिद्ध है। प्रताप सिंह ने वास्तु निर्माण में भी विशेष रुचि दिखाई। 1799 ई में उन्होंने जगत प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण जयपुर में करवाया। इसे वास्तुकार लाल चंद्र उस्था ने डिजाइन किया था। इसके अलावा उन्होंने कलात्मक रीति से सजे दरवाजों सहित प्रीतम निवास बनवाया, चंद्र महल को 5 मंजिल करवाया और दीवान आम का निर्माण करवाया। जय निवास बाग को गोविंद देव जी के मंदिर में बदल दिया तथा माधव निवास के पिछले भाग की दीवार पर उत्कृष्ट भित्ति चित्र का निर्माण करवाया। स्वर्ण का ऊपर उठा हुआ काम, मोतियों की जड़ाई तथा असली जवाहरात को चित्र से सजावट के लिए इस्तेमाल में लाना इन्हीं के शासनकाल में चित्रकारों ने प्रारंभ किया था। सवाई जगत सिंह 1803 से 18 ई जयपुर के अगले शासक हुए। महाराजा की रसकपुर प्रसिद्ध पासवान थी। जगत सिंह अपनी प्रेयसी के साथ भी अनेक चित्रों में बने हैं। पुंडरीक हवेली के भित्ति चित्र इसी समय में हैं बने। गोवर्धन धारण तथा रासमंडल वाले संसार प्रसिद्ध चित्र भी सवाई जगत सिंह के समय में ही बने हैं। महाराजा के दरबार में पद्माकार जैसे प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि हुए, जिन्होंने जगत विनोद ग्रंथ की रचना कर जयपुर घराने को बिहारी सत्सई से जोड़ा। इसके पश्चात सवाई जगत सिंह तृतीय 1835 और उनके पुत्र सवाई राम सिंह 1835 से 80 ई का समय आता है। कला प्रेमी और गुणग्राही राजाओं में राम सिंह का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने जयपुर की अपूर्णता और संपूर्णता में बदल दिया। मुशवियर रामचंद्र इनके समय का
सिद्धहस्त कलाकार था, उसे इन्होंने 5 रुपये रोज की जागीर तथा पालकी प्रदान की थी। रामचंद्र मुशवेयर की गली अब तक जयपुर में विद्वान है। उसके वंशकों में गंगावक्त की अंतिम कलाकार थे। इस समय हवेली के बहुत से भित्ति चित्रों पर यूरोपियन प्रभाव छलकने लगा है। अंग्रेज सभ्यता, फोटोग्राफी तथा कंपनी शैली के प्रभाव स्वरूप 19वीं सदी के उत्तरार्ध वाले चित्रों में जयपुरी कलम का सलोना रसरूप अवदर्शनीय नहीं रह गया है। सवाई राम सिंह के दरबारी चित्रकार यथार्थवादी शैली में चित्रण कर रहे हैं या फिर फोटोग्राफी ढंग से व्यक्ति चित्र चित्रित करने लगे थे। पाश्चात्य प्रभाव से आक्रांत जयपुर शैली 19वीं सदी के उत्तरार्ध में धीरे धीरे अपनी मौलिकता खो बैठी। इस समय का एक प्रसिद्ध चित्र राम दरबार 1850 ई अब राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। महाराजा सवाई राम सिंह ने कला को प्रोत्साहन देने के लिए जयपुर में 1857 ई में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना की। महाराजा के आदेश से ही जयपुर के भवनों को गुलाबी आवरण दिया गया और तभी से जयपुर को गुलाबी शहर की संज्ञा दी जाने लगी। सवाई माधो सिंह द्वितीय 1880 से 1922 ई के समय तक चित्रकार पूर्ण रूप से यूरोपियन प्रभाव में ढल चुके थे। इस समय का 10 महाविद्या का जोहार सेट 1920 ई प्रमुख है। इस प्रकार का यह शैली राजपूत चित्रकार के इतिहास में 1570 ई से 1880 ई तक के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इस शैली का पतन हो गया। जयपुर के महलों, हवेलियों एवं मंदिरों में जो भित्ति चित्रण की परंपरा दिखाई देती है वह आयेश पद्धति पर आधारित है। जयपुर की इस आरेश टेक्निक को फ्रेस्को ब्यूनो कहा जाता है, जिसमें गीली सतह पर भित्ति चित्रण का कार्य होता है। जयपुरी फ्रेस्को में निहित दीप्त रूप के लिए इन्हें अकीक पत्थर से घुटाई करके चमकाया जाता है। इसे इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग टेक्निक के समान है। विषय क्या है? जयपुर के चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु बिहारी सतसही रही। इसके साथ ही कृष्ण लीलाएं, पौराणिक आख्यान, बारहमासा, राग रागनी, नृत्य गान, राज दरबार, पशुओं की लड़ाई, स्त्री सौंदर्य, साधु संतों का जीवन आदि का अंकन प्रमुखता से हुआ। चित्रकार साहिब राम, लाल चितेरा, मोहम्मद शाह, लक्ष्मण दास, हीरा चंद्र, गोविंद, राम सेवक, दयाराम, रघुनाथ, गोपाल, गुमान आदि जयपुर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। जयपुर शैली की विशेषताएं। मानव कृतियों में प्राय एक चश्म चेहरों का अंकन है, परंतु कहीं कहीं 1.5 चश्म चेहरों का अंकन भी मिलता है। स्त्री आकृतियों को मध्यम काठी का बनाया गया है। स्त्री छवियों में घने काजल से कजरारी, मानीकृत मादक नेत्रों से युक्त गोल चेहरे, लालिमा युक्त मोटे अधर, वल्य कपोलों पर लटकते हुए परिपुष्ट वक्ष तथा भरा शरीर यौवन से चहचहाता नजर आता है। घाघरों पर मोती टके हुए हैं। पांवों में पायजेब तथा जूतियों भी रहती हैं, जिन्हें मोचड़ियाँ कहा जाता है। अलंकृत राजस्थानी वेशभूषा या मुगलीय परिधानों में स्त्रियाँ चित्रित की गई हैं। पुरुषाकृतियों का पगड़ी तथा घेरदार चुन्नटी जामा, कमर पर पटका कसा हुआ मुख्य परिधान है। जामे प्राय सफ़ेद रंग के हैं। उठी नोकदार जूतियों के साथ जामों के नीचे ढीली मोहड़ी के पजामे पहने जाते हैं। पगड़ियों मोतियों, कलगी वह तुर्रों से सजी रहती हैं। आभूषणों की चमकदार सज्जा के लिए मणिकुट्टियम तकनीक का प्रयोग किया गया है। सेकंड है व्यक्ति चित्रण। जयपुर चित्रकला से चित्र शैली में व्यक्ति चित्रण का विशेष महत्व है। यहाँ के कलाकारों ने राजाओं महाराजाओं के एक से बढ़कर एक व्यक्ति चित्र बनाए। इनमें से 2 भव्य व्यक्ति चित्रों में एक चित्र सवाई राजा जयसिंह तृतीय का तथा दूसरा सवाई प्रताप सिंह का है। साथ ही राजघरानों की स्त्रियों के भी व्यक्ति चित्र देखने को मिलते हैं। नृत्यांगनों, गायिकाओं एवं दासियों के भी चित्र हैं। तीसरा है रेखाएं। रेखाओं में गातिक प्रभाव को सजोने में जयपुर के चित्रकार बड़े सिद्धहस्त और कुशल जान पड़ते हैं। फोर्थ है रंग। जयपुर शैली के चित्रों में हरे रंग की प्रधानता है। रंगों में समानता व सूफियानापन तथा सुवर्ण तथा दीप्ति में आलेखन प्रशंसनीय है। फिफ्थ है स्याही कलम। रंगों को छोड़कर स्याही कलम में भी अनेक चित्र बने हैं। सफ़ेद और सुवर्ण के आलेखनों से उन्हें सुसज्जित कर दिया गया है। सिक्स्थ है प्राकृतिक चित्रण। जयपुर के कलाकारों ने चित्रों में प्रकृति का बाखूबी अंकन किया है। नीले आकाश में सफ़ेद रुईदार बादल तैरते हुए बनाने की परंपरा रही है। इनके साथ ही लालिमा लिए बादलों को भी चित्र किया गया है। कहीं कहीं रात्रि दृश्यों में सुनहरे रंग में से बिजली की तड़कन को भी दर्शाया गया है।
लता, पेड़, पौधे, पुष्प तथा वनस्पति को अंकन जयपुरी चित्रकारों ने दक्षता के साथ किया। उद्यान में आम, केला, पीपल तथा कंदम के सुंदर वृक्ष बनाए गए हैं। 7 है पशु पक्षी। जयपुर के चित्रकारों ने शिकार के चित्रों व पशु की लड़ाइयों के चित्रों में पशुओं को बड़े स्वाभाविकता व सरल ढंग से अंकित किया गया है। शेर, चीता, घोड़ा, हाथी, सुअर, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, ऊंट, गाय, बैल, सांवर, बंदर, चिंकारा, रीछ, गिलहरी आदि का चित्रण विषय अनुसार हुआ है। पक्षियों में तोते, मोर, कौवे, सारस और बत्तख का चित्रण हुआ है। 8 है भवन। जयपुर शैली में आरंभिक भवन मुगल स्थापत्य जैसे चित्रित हुए, किंतु बाद में जयपुरी स्थापत्यों को हुबहू चित्रों में उतारा जाने लगा, जैसे चंद्र महल तथा जनानी ड्योढ़ी। दलान में फूल, फूलों की डालियाँ, सुराही, जाम आदि का चित्रण हुआ। 9 है कागज। 9 क्या है? कागज। जयपुर में सवाई माधोपुरी कागज काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। इसके अलावा जयपुर के संगानेर में हाथ से बनाने वाला कागज भी काफ़ी लोकप्रिय रहा है। 10 है हंसिए। जयपुर शैली में चांदी के रंग के पतले हंसिए काले तथा गहरे लाल रंग से बनाए गए हैं। अच्छे चित्रों के हंसिए फूलदार बूटियों तथा पक्षियों के अलंकृत रूपों से सजे हुए बनाए गए हैं। कभी कभी सीमांत पट्टिकाओं, बॉर्डर की यह सजावट चित्रों को गौड़ बना देती है। ये प्रभाव उत्तरकालीन मुगल कलम का है। फिर है 11 परदाज। जयपुरी चित्रों में मुगलों के सीधे प्रभाव के कारण परदाज का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। चित्रों में छाया प्रकाश का प्रयोग यत्र तत्र सुविधा अनुसार हुआ है। 12 है जयपुरी सचित्र विज्ञापित लेख। जयपुर चित्रशैली में जैन धर्म से संबंधित विज्ञप्ति लेखों का काफ़ी प्रचलन रहा है। ऐसा एक विज्ञप्ति लेख है जो 1930 ई का है और श्री सुरपति सिंह जी इगड़ के संग्रह में है। 13 है नीले मृत्यभांड, ये ब्लू पॉटरी। जयपुर ब्लू पॉटरी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। स्टफिक और मुल्तानी मिट्टी से निर्मित मृत्यभांड पर नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहले सांचे से मूल आकृति बनाई जाती है और फिर उन्हें तांबे, कोबाल्ट और अन्य रंजकों में से रंगा जाता है और अंत में इसे अच्छी तरह चूड़ित कांच से ढककर आग में पकाया जाता है। इस विधि से सुराहियों, पात्र, टाइलें, कटोरे और अनेक प्रकार के मर्तबान या बर्तन बनाए जाते हैं। जयपुर के मृत्यभांडों पर सफ़ेद पृष्ठभूमि पर नीले रंग से जयपुर की सुकोमल शैली में लघु चित्रात्मक अंकन इनकी मुख्य विशेषताएं हैं। अपने हल्केपन के कारण इन्हें कागजी सिरेमिक भी कहा जाता है। कृपाल सिंह शेखावत ने जयपुर ब्लू पॉटरी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे ब्लू पॉटरी के जादूगर कहे जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे अलवर शैली। अलवर कलम जयपुर चित्रकला की एक उपशैली मानी जाती थी, लेकिन अभी हाल में ही नवीन शोधों ने इसके चित्रण की मौलिकता के आधार पर इसे स्वतंत्र शैली के रूप में प्रतिष्ठित किया। स्थिति: अलवर राजस्थान राज्य का एक समृद्ध शहर है। अलवर का प्राचीन नाम साल्वपुर था। यह उत्तर में हरियाणा, पूर्व में भरतपुर, पश्चिम व दक्षिण में जयपुर की सीमाओं से घिरा है। अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं। कला संरक्षक: अलवर राज्य की स्थापना 1775 ई में मोहम्मद सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र महाराजा प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। इस समय मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था। अनेक भागे हुए मुगलियों कलाकार सबसे पहले अलवर में आ बसे तथा पहले से चली आ रही जयपुरी शैली से प्रभावित कलम को एक अलग रूप में विकसित किया। राव राजा प्रताप सिंह का अधिकांश समय राज्य की नींव सिरदर्द करने में लगा। उनके राज्यकाल में शिव कुमार व डालू राम नामक 2 चित्रकार जयपुर से अलवर आए और अपनी कलाकृतियों राव को भेंट की। कहा जाता है कि शिव कुमार को तो वापस जयपुर लौट गया, किंतु डालू राम को महाराज ने अपना दरबारी चित्रकार नियुक्त कर दिया। डालू राम भित्ति चित्रण का सिद्धहस्त कलाकार था। अलवर के राजगढ़ किले में स्थित शीश महल वाले भित्ति चित्र डालू राम के निर्देशन में ही बने थे, जो अपने कलात्मक वैभव के कारण जगत प्रसिद्ध हैं। इसमें विभिन्न चित्रों के शीशे की जड़ाई के सुंदर उदाहरण विशेष दर्शनीय हैं। ये शीश महल 2 भागों में विभक्त है। महल की छत विभिन्न रंगों की शीशों से
जड़ी हुई है तथा दीवार पर अनेक सफ़ेद शीशे यत्र तत्र जड़े हुए हैं। बीच बीच में अनेक चित्र बने हुए हैं तथा जालियों से नीचे की सारी दीवार की चित्रों व बेलबूटों से आविष्कृत है। इस महल के भित्ति चित्र, कृष्ण चरित्र, रामचरित, नायिकाएं, दरबार संगीत आदि अनेक विषयों से संबंधित हैं। चित्रकला की दृष्टि से रंगमहल में के भित्ति चित्र अलवर शैली के पारंपरिक चित्र माने जाते हैं। इसमें गायों का चित्रण तथा प्रकृति का सतरंगी चित्रण विशेष महत्वपूर्ण है। अंगड़ाई लेते, कांटा निकालती हुई, श्रृंगार करती हुई नायिका एवं दासियों का चित्रण भावपूर्ण एवं मनोहारी है। तबला, सितार, सारंगी आदि बजाती हुई गणिकाओं एवं द्वारपालिकाओं का चित्रण भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। राजा प्रताप सिंह और राव बख्तावर सिंह के दरबार का अंकन भी दीवारों पर मिलता है। शीश महलों में अजंता के बादामी रंग का प्रभाव अधिक है। हल्के नीले, हरे, सुनहरी रंगों का जादू इन भित्ति चित्रों को अधिक सुशोभित करता है। राव प्रताप सिंह के उपरांत उनके सुपुत्र राव राजा बख्तावर सिंह 1790 से 1814 ने राज्य की बागडोर संभाली। बख्तावर सिंह स्वयं कृष्ण भक्त एवं कवि थे। चंद्रसखी एवं वक्तेश के नाम से वह काव्य रचना करते थे। दान लीला उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उन्होंने चित्रकला के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बलदेव सालगा या सालिग्राम या डालचंद्र या डालूराम अनेक राज्य के प्रसिद्ध चित्रकार थे। बलदेव के चित्रों में मुगल कलम का विशेष प्रभाव रहता था। बख्तावर सिंह के समय में बने सैकड़ों चित्र राजकीय संग्रहालय अलवर में संग्रहित हैं। इन्हीं चित्रों में से एक धर्म चर्चा करते हुए राजा बख्तावर सिंह विशेष प्रसिद्ध है। राव बख्तावर सिंह के पश्चात उनके भतीजे विनय सिंह उर्फ बन्ने सिंह 1815 से 1507 गद्दी पर विराजमान हुए। उनके सिंहासनरूढ़ होने से ख्वासवाल भ्राता बलवंत सिंह 1827 से 1406 ने विरोध किया। अंत विनय सिंह ने बलवंत सिंह को तिजारा की जागीर दे दी, जिससे तिजारा भी कला का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। किंतु बलवंत सिंह ने निसंतान मरने के कारण तिजारा की सारी कलात्मक धरोहर तथा सारे कलात्मक पुण्य अलवर आ बसे। विनय सिंह के समय में अलवर शैली विविध रूप में परिपोषित होकर अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। विनय सिंह अलवर के राजाओं में सर्वाधिक कलाप्रेमी एवं पारखी हुए। अलवर चित्रकला के उत्कृष्ट में उनका वही स्थान है जो मुगल चित्रकला में अकबर का है था। बलदेव एवं सालिग्राम वैसे तो राव राजा बख्तावर सिंह के समय में ही राज्य आश्रित कलाकार थे, किंतु उनको अपनी कला को प्रदर्शित करने का सुअवसर राजा विनय सिंह के समय में ही मिला। स्वयं महाराजा विनय सिंह को चित्रकारी का शौक थे। वह बलदेव चितेरे से चित्रकारी सीखते थे। बलदेव का विनय सिंह के दरबार में उच्च स्थान था। वह मूलतः अलवर की पारंपरिक शैली में कार्य करता था, परंतु दिल्ली से आई मुगल शैली के चित्रकारों के संपर्क में आकर वह मुगल शैली के प्रभाव से युक्त सुंदर चित्रकारी करने लगा। इससे अलवर शैली के तत्कालीन चित्रों पर मुगल शैली का प्रभाव अधिक झलकने लगा। महाराजा विनय सिंह को सचित्र पुस्तकों एवं लिपटवा पटचित्रों या स्क्रोल के कारणों का अधिक शौक था। यही कारण था कि इन्होंने गुलाम अली जैसे सिद्ध कलाकार, आगा मिर्ज़ा दहलवी जैसे सुलेख एवं नत्य सिंह दरवेश जैसे जिल्दसाज को राजकीय सम्मान देकर दिल्ली से बुलाया। अंत महाराजा ने अनेक ग्रंथ बनवाए, जिसमें विशेष उल्लेखनीय सैकड़ों चित्रों से सुसज्जित महाभारत का सबसे बड़ा स्क्रोल लगभग 90 मीटर लंबा है। गुलस्ता का सुलेखन एवं चित्रांकन विनय सिंह के काल में ही अनोखी घटना है। इस ग्रंथ में तैयार करने के लिए उस समय 1 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस ग्रंथ का चित्रांकन एवं सुलेखन बलदेव और गुलाम अली ने किया था। इस ग्रंथ का समस्त लेखन सीठे की कलम से हुआ था। इस प्रकार गुलस्ता की 3 प्रतियाँ उस समय तैयार की गई थीं। अलवर शैली में आनंद राम कवि के छंदों पर आधारित 12 मासा का सुंदर सेट इसी समय का है। राजा विनय सिंह के समय से ही निर्मित दीवान जी का रंग महल अथवा शीश महल भित्ति चित्रण की दृष्टि से विषय दर्शनीय है। रंग महल के भित्ति चित्रों में राधा कृष्ण व शिव पार्वती वाले चित्र सर्वश्रेष्ठ हैं। इन चित्रों में कंपनी शैली की छाया प्रकाश वाली छाप मिलती है। महाराजा विनय सिंह के उपरांत सवाई
शिवदान सिंह 1860 से 75 का समय भी चित्रकाल की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। वे हिंदी और फारसी के विद्वान थे। चित्रकला संगीत कला के प्रति उनकी विशेष रुचि थी। स्वयं विलासी होने के कारण उनकी कलात्मक अभिरुचि भी विलासी वैभव से परिपूर्ण थी। काम कला के आधार पर निर्मित उनके समय में सैकड़ों कामुक चित्र कलाकारों का दृष्टि से उत्कृष्ट है। संगीत के प्रति उनकी विशेष अभिरुचि होने के कारण उनके दरबार में रंडियों, गणिकाओं व कलावंतों का जमघट लगा रहता था। इस प्रकार उनके समय रंडियों के सैकड़ों चित्र बने जो आज भी अलवर संग्रहालय में देखे जा सकते हैं। उनके समय में कंपनी शैली के चित्रों का सुंदर प्रभाव था। फोटोग्राफी ने चित्र निर्माण को ठेस पहुंचाई। उन्हीं के समय में से ही अलवर शैली के कलात्मक सौंदर्य, रंगों की चमक दमक तथा पर्दाज का अंकन अब धीरे धीरे लुप्त होने लगा। मंगल सेन, नानक राम, बुद्ध राम आदि इस समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इस समय का नेफ्री वादन चित्र 18 चित्र अलवर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। ये रहा चित्र 80 अलवर शैली में नेफ्री वादन, कागज पर टेम्परा। सवाई शिवदान सिंह के उत्तराधिकारी महाराजा मंगल सिंह 1874 से 92 इस चित्रकला के प्रति विशेष आकर्षित नहीं थे। उन्होंने दरबार में हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण करने वाले मूलचंद्र नाम का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। मूलचंद्र द्वारा हाथी दांत पर बनाए गए अनेक व्यक्ति चित्र वर्तमान में राजकीय संग्रहालय अलवर में सुरक्षित हैं। मंगल सिंह की मृत्यु के पश्चात अनेक एकमात्र पुत्र जय सिंह 1892 से 1937 एक प्रतिभाशाली राजा हुए। उन्हें चित्रकारी का बड़ा शौक था। चित्रकारों की त्रुटियों को स्वयं अपने हाथ से ठीक कर दिया करते थे। उनके काल में परंपरा अनुसार कलात्मक कार्य होता रहा, किंतु पाश्चात्य प्रभाव और फोटोग्राफी के कारण कलात्मक परिदृश्य धीरे धीरे बदल गया। राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सराय नेपालिया जैसे कलाकारों ने अलवर शैली की कला को अंतिम समय तक जीवित रखा। संपूर्ण वैभव से युक्त 10 फीट लंबा व 2 फीट चौड़ा एक प्रसिद्ध चित्र नेपोलियन कलाकार द्वारा बनाया गया था। अलवर में वसली निर्माण और तिजारा में कागज निर्माण का कार्य अंत तक चलता रहा। महाराजा देसी रियासतों के विलीनीकरण तक राज्य करते रहे। इस प्रकार अलवर शैली की राजस्थानी चित्र परंपरा की एक मुख्य धारा है, जिसके नमूने देश विदेश के अनेक राजकीय एवं व्यक्तिगत संग्रहालयों में प्राप्त होते हैं। अलवर शैली के विषय राजपूती वैभव, विलासिता, रंडियों, गणिकाओं, कृष्णलीला, रामलीला, शिव, साधु संतों, गोपिकाएं, राग रागनी, बारामासा, पशु पक्षी आदि यहाँ के प्रिय विषय रहे। मुगल प्रभाव के कारण गुलिस्ता, बद्रे मुनीर, कुरान आदि ग्रंथों की भी चित्रण हुआ। गणिकाओं के कामिक रूपों का चित्रण सर्वाधिक सुंदरता से हुआ है। हाथी दांत की पटरियों पर बने व्यक्ति चित्र यहाँ की एक विशेष उपलब्धि है। अलवर शैली के चित्रकार डालूराम, मूलचंद्र, बलदेव, सालगा, सालिग्राम, गुलाम अली, आगा मिर्ज़ा दहलवी, नत्य सिंह, दरवेश, नानक राम, बुद्ध राम, उदय राम, जगन्नाथ, राम गोपाल, राम प्रसाद, जगमोहन, राम सहाय नेपालिया आदि अलवर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। अलवर शैली की विशेषताएं। अलवर के पारंपरिक चित्रों को जयपुर शैली से उन्हें अलग कर पाना थोड़ा कठिन है, किंतु फिर भी प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य, रहन सहन एवं शारीरिक प्रभाव इन चित्रों में दृष्टव्य हैं। जयपुर व मुगल शैली के प्रभाव से ही अलवर चित्र शैली नए परिवेश में उभर कर आई। इसमें हम पहला पढ़ते हैं मानव कृतियाँ। आकृतियाँ प्राय ठिकने कद की व गोल चेहरे वाली रही हैं। वेशभूषा प्राय राजस्थानी एवं मुगलियाँ रही है। नारियों की आंखें मत्स्यकार एवं पतले लाल होठ के साथ बनाई गई हैं। सेकंड है वर्ण। इस शैली में विशेषकर उजले रंगों का प्रयोग किया गया है। मुगल शैली वाले चमकीले रंगों का तथा स्वर्ण का प्रयोग यहाँ होता रहा है। यहाँ के चित्रों में पर्दाज छाया लगाने का मुगल तरीका प्रमुख रूप से उभरा है। तीसरा है हाथी दांत पर चित्रण। हाथी दांत की पटरियों पर बने चित्र अलवर शैली में विशेष प्रसिद्ध रहे हैं, जो अन्य किसी राजस्थानी केंद्र में नहीं पाई गई हैं। ये हाथी दांत की छोटी पटरियों पर बने चित्र अत्यंत श्रमसाध्य और सुंदर होते हैं, जिनके विषय सुंदर नारी मुखाकृति और राजाओं के चित्र हैं। यह परंपरा दिल्ली के चित्रकारों से आई जान पड़ती है। हाथी दांत पर चित्रकारी करने के लिए मूलचंद्र अलवर सेकी का ख्यातिनाम चित्रकार था। फिर आता है फोर्थ प्रकृति। यहाँ का चित्रकार प्रकृति अंकन में जैसा का तैसा करने की और प्रयत्न
प्रयत्न रहा है। प्राकृतिक परिवेश के अनुसार वन, उपवन, नदी नाले, पर्वत, आकाश, सफ़ेद बादल आदि का अंकन हुआ है। वट शैली में चांदी के रंग की पतली किनार वाले हंसिए काले तथा लाल रंग के बने हैं। यहाँ की सुंदर हंसिए से सजी वसलियाँ अभी 30 वर्ष पहले तक अलवट से बाहर तक जाती थीं। यहाँ की वसलियाँ लेकर पुराने चित्रों पर लगा दी जाती थीं, जिनसे उनकी शोभा बढ़ जाया करती थी और वह चित्र अंग्रेज कला प्रेमियों को बेच दिए जाते थे। वसलियों के बेल बूटे, उन पर हुआ सोने का काम बड़ा ही सुंदर तथा मुगल चित्रों की समानता में रखे जाने के योग्य था। मुगल चित्रों में वसलियों का प्रधानता चित्रों से अधिक रही है। तो ये आपका चैप्टर 9 कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।